फर्स्ट आर्टिकल इज अबाउट इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड हमने ये पहला आर्टिकल लिया क्योंकि बिकॉज बिजनेस लाइन में दे हैव कवर्ड दिस न्यूज़ इन अ सीरीज। एक सीरीज वो पब्लिश कर रहा है जिस सीरीज में एनडीए गवर्नमेंट की पिछले 10 साल की सारी पॉलिसीज के वो किस किस पर्टिकुलर सेक्टर में कैसा परफॉर्म किया उसके लेकर लगातार सीरीज लेके आ रहे हैं। ये सीरीज का 11वां आर्टिकल है। इसके पहले एक और आर्टिकल था, दैट आर्टिकल वाज अबाउट इंडियाज फॉरेन ट्रेड, जिसपे हमने ऑलरेडी अपने एनालिसिस में कवर कर चुके हैं। दिस इज द सेकंड आर्टिकल विच वी आर गोइंग टू कवर इन आवर एनालिसिस। दिस आर्टिकल इज अबाउट कि मोदी गवर्नमेंट पिछले 10 ईयर्स में हाउ दे हैव फेयर्ड इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इन्होंने जो प्रोमिस किए थे स्टार्टिंग में कि हम 25% शेयर पहुंचा देंगे, हम इसमें जॉब क्रिएशन में विल रीच 10 करोड़ पीपल कि जॉब प्रोवाइड करेगा 100 मिलियन पीपल। सो क्या ये चीज संभव हुआ है, नहीं हुआ है? ओवरऑल जो मेक इन इंडिया का कैंपेनिंग था फर्स्ट पीरियड में, हाउ वाज दैट? सो इन सभी मुद्दों पे इस आर्टिकल ने बात की है। लेकिन उससे पहले इनको ये समझने की कोशिश करते हैं कि वाई इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज सो इम्पॉर्टेंट। तो वेरी फर्स्ट पॉइंट इज जॉब क्रिएशन। And job creation don't write in such a generic manner in exam. Job creation आपको यहाँ लिखना है कि सर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज हैविंग वेरी हाई एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी। मतलब यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट आप करते हो, जो आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया है, जो आपका आउटपुट है, उसके तुलना में यहां पे एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर में सेम अमाउंट का वैल्यू प्रोड्यूस करने में और सेम अमाउंट का कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो सकता है कि एम्प्लॉयमेंट सिर्फ 1/3 या हाफ जनरेट हो। सो बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स आर मोस्टली लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। सो ऐसे केसेस में इनकी जो होती है एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी काफ़ी अच्छी होती है। और खास करके इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ पे वी हैव सच अ ह्यूज स्किल गैप, वी हैव अ ह्यूज डेमोग्राफिक डिविडेंड, सो वी नीड टू प्रमोट सच इंडस्ट्री। अभी लो स्किल लेबर इंडस्ट्री स्टार्ट करके धीरे धीरे वी नीड टू मूव टू हाई एंड। प्लस इंडिया इन ऑल्सो वी आर फेसिंग द चैलेंजेस ऑफ हाई स्किल। ऑल्सो वी आर फेसिंग चैलेंज। हमारे पास एक और चैलेंजेस है कि बिकॉज हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड जो विंडो है वो एक लिमिटेड पीरियड के लिए है, और इसी पीरियड में हमें मैक्सिमम वर्कफोर्स को एम्प्लॉय करना है। सो हमें ऐसी पॉलिसी, हमें ऐसे इंडस्ट्री की जरूरत है, जैसी इंडस्ट्री जो इन्हें एम्प्लॉयमेंट दे सके। Otherwise, this demographic dividend will turn into demographic disaster. So, इसके लिए we need first what's a manufacturing sector? Why it is labor intensive, or because of labor intensive, they have high employment elasticity. Second, अभी हमारी अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा सर्विस सेक्टर पर डिपेंडेंट है। Almost 2/3 of GVA comes from service sector. और जो बाकी सेक्टर इनका कंट्रीब्यूशन इज नॉट वेरी सिग्निफिकेंट। सो ऐसा सिचुएशन में व्हाट क्रिएट्स हमारी अर्थव्यवस्था बहुत ही ज़्यादा रेजिलियंट नहीं है। व्हाट डू यू मीन बाय रेजिलियंट? मतलब इन किसी सिचुएशन में ग्लोबल स्लो डाउन, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के कारण ऐसी स्थिति बनती है कि हमारे सर्विस सेक्टर पर इम्पैक्ट आता है। So definitely we can rely on our manufacturing sector. We can rely on our secondary sector. So that in that situation, our economy is resilient. Our economy में जो प्रतिरोधक क्षमता है वो अच्छे से विकसित है। So we need to diversify. We need to diversify our economy to make it more resilient. This is the second point. Third point is very important because whenever you start manufacturing, जब अपने कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है तो व्हाट हैपेंड, इनिशियली आप देखोगे किसी प्रोडक्ट का बेस मॉडल आता है। फर्स्ट वी क्रिएट
प्रोटोटाइप, देन बेस मॉडल, फिर स्लोली वी स्टार्ट लुकिंग फॉर एडवांसमेंट. सो कैसे इसमें और एडवांसमेंट किया जाए. इमेजिन अ सिचुएशन, एक से आज से 30-40 साल पहले जब फर्स्ट टाइम मोबाइल फ़ोन आया था, दैट वाज वेरी वेरी बल्की, बहुत बड़ा. इट वाज नॉट हैंडी टू कैरी इन द पॉकेट. दैट टाइम नो वन थॉट कि कभी ऐसा ही पॉसिबल हो सकता है कि हमारे हाथ में एक स्मार्टफोन होगा जिस पे वी कैन टच, वी कैन जस्ट सो स्मॉल. अब तो फोल्डेबल फोन्स आ रहे हैं. सो वी स्टार्टेड विथ अ स्मॉल मॉडल. उसमें हमेशा इनोवेशन वी आर डूइंग, और दिस इनोवेशन के चलते हमेशा इसमें R&D, साइंटिफिक रिसर्च होता रहता है. सो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक बहुत बड़ी बात है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्रिएट्स अ पॉजिटिव स्पिल ओवर इफेक्ट, अ पॉजिटिव स्पिल ओवर इफेक्ट. ये भी शब्द, ये भी कीवर्ड यू विल यूज इन द एग्जाम. सो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्रिएट्स a positive spillover effect on other sectors of economy. Third point we did. Fourth, कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के पास एक और जो सबसे बड़ी चीज है, दैट इट कैन मेक इंडिया एज एक्सपोर्ट हब. जो हमने कुछ दिन पहले when we were comparing इंडिया और चाइना का ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री, we saw that कि पर कैपिटा इनकम ऑफ चाइना वाज लेसर देन इंडिया 1990s के आसपास में. एंड चाइना का जीडीपी हमारे जीडीपी महज 23% अधिक थी. एंड नाउ एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड, नाउ चाइना का जीडीपी हमारे जीडीपी से ऑलमोस्ट 5.5 टाइम्स इज बिगर देन अस. और पर कैपिटा इनकम में तो दे हैव ऑलमोस्ट रीच टू डेवलप्ड कंट्री वाले स्टेटस पे से थोड़ा सा बचा हुआ, $600-700 बचा हुआ है. डेफिनेटली दे विल रीच इन दिस मैटर ऑफ टाइम. बट वी फेल्ड. जो हमारा पर कैपिटा इनकम है दैट इज अराउंड समवेयर 1/6 ऑफ चाइना. सो वी नीड टू ऑल्सो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ स्ट्रैटेजी एंड टू मेक आवर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट ड्रिवन, economy export driven. So what we need to boost a robust manufacturing sector जो कि cost effective हो और cost competitive हो. जो cost effective हो, जो cost competitive हो. This is the needed in your export. So export driven economy is always create surplus. इसके बहुत सारे बेनिफिट होंगे. स्टडी हम डिस्कस हमारे फॉरेन ट्रेड सेगमेंट में, वी ऑलवेज हैविंग मर्केंडाइज ट्रेड डेफिसिट. सो ट्रेड डेफिसिट विल डेफिनेटली कम डाउन. सो इसका इंपैक्ट हमारा रूपी भी पड़ेगा, हमारा रूपी विल बी स्टेबल. सो लॉट ऑफ बेनिफिट इट कैन क्रिएट. सो वी नीड एक्सपोर्ट के लिए वी नीड अ स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. एंड फर्दर एज वी टॉक इन द वेरी फर्स्ट पॉइंट, इसकी एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है. सो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के थ्रू जो ग्रोथ आएगा, दैट ग्रोथ विल बी मोर इंक्लूसिव. सो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रिड्यूसेस इनइक्वालिटी. और इनफैक्ट यस्टरडे वी आर टॉकिंग अबाउट, हमने पिछले आर्टिकल में बात किया थॉमस पिकेटी के आर्टिकल के बारे में, ब्रिटिश राष्ट्र बिलियनियर राज. उसने बात इसी चीज़ की थी कि जो हमारा प्रेजेंट डे का इकोनॉमिक ग्रोथ है, दैट इकोनॉमिक ग्रोथ इज कमिंग एट अ कॉस्ट ऑफ राइजिंग, नॉट ओनली राइजिंग, एक्सपोनेंशियली राइजिंग इनइक्वालिटी. सो दैट इज नॉट गुड फॉर इकोनॉमी. सो चूंकि ये लेबर इंटेंसिव है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो बॉटम में ज़्यादा लोग हैं, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन नीचे तक आएगा और ये मैक्सिमम लोग में डिस्ट्रीब्यूट होगा. वही सर्विस सेक्टर में क्या होता है, सर्विस सेक्टर में देयर आर लेस पीपल, एक तो लोग कम है, उसमें भी जो टॉप पे हैं सीईओ लेवल पे इनकी सैलरी, जो बॉटम के लोग हैं अगर उनका सैलरी एक्स है तो दे विल बी गेटिंग 30 to 40x, तो 30 से 40 गुना ज़्यादा सैलरी पाते हैं. सो दिस क्रिएट्स ह्यूज इनइक्वालिटी. बट वही मैन्युफैक्चरिंग में यू विल सी ना तो इतनी बड़ी इनइक्वालिटी है, प्लस जो बॉटम में लोग भी वो ज़्यादा हैं. सो यहाँ पे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन
ये ज़्यादा फेयरली है. So it creates inclusive growth. It reduces inequality. So in this background हमने देखा कि this is the real importance of manufacturing sector. Why we need to promote that. But coming to the present scenario, जिस आर्टिकल के बारे में बात की, इस आर्टिकल में बात की गई है कि हमने क्या क्या चीज़ें पिछले 10 साल में हुई हैं. So in the last 10 years when Modi government came to the power, so आते आते अरुण जेटली वॉज अ फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने आते आते बोला, द लेट अरुण जेटली, कि वी आर गोइंग टू इनहेंस द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर टू जीडीपी टू 25%. विल क्रिएट 10 करोड़ जॉब्स. बट एक्चुअली दिस डिडंट हैपन. We can divide 10 years of Modi government to two parts, first part and second part, first term and second term. In first term, ऑल तक उन्होंने कोशिश की, उनके दिमाग में चीज़ें थी कि हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर प्रमोट करने जा रहे, बट एक्चुअली में दे प्रमोटेड मोर सर्विस सेक्टर एंड दे रिलाइड मोर ऑन बोल बच्चन, लाइक मेक इन इंडिया स्लोगन, स्किल इंडिया स्लोगन, डिजिटल इंडिया स्लोगन. कॉन्क्रीट ग्राउंड पे चीज़ें बहुत कम हुई. बट इन सेकेंड टर्म दे स्टार्टेड फोकसिंग on ground level things. They started focusing how on ground level they are going to promote industry, because what happened 2019 when second term came, they came in second term. So by the end of November 2019, November December, already our economy was slowing down. और after pandemic तो पूरी इकोनॉमी हॉल्ट पे आ गई. सो ऐसा सिचुएशन में मेनी पीपल बिकम जॉबलेस. सो इट क्रिएटेड सो मच नेसेसिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट. एंड एज वी नो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज मोर एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव. इसकी एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिटी इज हायर देन सर्विस सेक्टर. सो इट नेसेसिटेड गवर्नमेंट टू फोकस ऑन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. ठीक है. प्लस जो ग्लोबल सप्लाई चेन है दैट गॉट डिसरप्टेड. जो ग्लोबल सप्लाई चेन है दैट गॉट डिसरप्टेड बिकॉज ऑफ पैंडेमिक. सो इंडिया ऑल्सो रियलाइज्ड कि कुछ ग्लोबल सप्लाई चेन में से चीजें हैं ऐसे सिचुएशन में जहां पे पूरा वर्ल्ड कैन कम टू डेंजर, लाइक पैंडेमिक सिचुएशन में, वहां पे क्रिटिकल थिंग्स पे वी कांट रिलाई ऑन एनीवन. जैसे चाइना के साथ अपन यूज टू इंपोर्ट एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, दैट इज द बेस मटेरियल जिस टाइप के मेडिसिन तैयार होती है. एंड 80% ऑफ आवर एपीआई टू जनरेट टू मैन्युफैक्चर मेडिसिन, जेनेरिक मेडिसिन इज comes from China. And that time it became an issue. So India realized, no, we need to have our own supply chain. And we also saw Atmanirbhar Bharat came in this time. Also in this time we also saw PLI, production link incentive. So in second term we see a change in priority. बट स्टिल जो टारगेट उन्होंने सेट किया था आपका इन फर्स्ट टर्म, दैट टारगेट वाज नॉट अचीव एट ऑल. द प्रेजेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर टू जीडीपी इज ओनली 17%. 10 साल पहले भी जहां पे आप थे अब वहीं पे हो. वी हैवंट मूव्ड फर्दर. वी नीडेड टू रीच 100 million वर्कर्स. स्टिल यू आर फार बिहाइंड दैट. एंड अभी अपन गोल है 2025 तक हम 25% कर देंगे. इट्स नॉट अटेनेबल एट ऑल. सो इट नीड्स सर्टेन स्ट्रक्चरल चेंजेस इन इंडियन इकोनॉमी. सो लुकिंग एट दिस डेटा, लेट्स मूव फर्दर एंड लेट्स सी कि क्या क्या चैलेंजेस हैं जो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को परेशान कर रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन. The first issue is demand volatility. अब demand volatility
कुछ दोस्त हमें समझने की कोशिश करते हैं, एक डोमेस्टिक लेवल पे, एक इंटरनेशनल लेवल पे। डोमेस्टिक लेवल, एक इंटरनेशनल लेवल पे। सो डोमेस्टिक लेवल पे सर क्या हुआ, इन द प्रेजेंट 10 years income has stagnated, income become stagnated, मतलब इनकम ठहरा हुआ है, एंड इनइक्वालिटी इज राइजिंग। सो जो मिडिल क्लास है और जो बॉटम के लोग हैं, उनके इनकम में या तो कमी आई है फिर स्टैग्नेंट रहा, बट प्राइसेस तो बढ़ रहे हैं। प्लस एट द सेम टाइम जो हमने देखा था कुछ दिन पहले, जो हाउस होल्ड डेट है ये 47 ईयर्स हाई पे पहुंच चुका है, दैट इज 47 ईयर्स हाई, 40% ऑफ जीडीपी। सो EMI कल्चर बेस्ड जो कंजम्पशन था दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क, बबल इज गोइंग टू बर्स्ट। तो स्लोली ये जो अपने हाउस होल्ड हैं मिडिल क्लास, इनके पास सर अब पैसा हाथ में बच ही नहीं रहा, तो ना तो सेविंग्स हो पा रही ढंग से, ना नए डिमांड्स जनरेट हो पा रहे हैं। सो दिस इज फर्स्ट प्रॉब्लम, जो डिमांड है अपने डोमेस्टिक डिमांड इज नॉट वेरी मच फेवरिंग to establish a new manufacturing industry. Second, international level में what happened, और इसमें एक पॉइंट आप और भी ऐड कर सकते हो, जो पैंडेमिक वगैरह आया, this also created so many situation of joblessness. And international level we saw when Trump came to the power, 2016 में he was elected, 2017 he assumed office. सो जैसे उनके पावर में आते के साथ ही स्टार्टेड ट्रेड वॉर विथ चाइना। बिकॉज ऑफ दिस ट्रेड वॉर, इसके स्पिल ओवर इफेक्ट इंडिया पे भी पड़े, पूरे ग्लोबल वर्ल्ड ट्रेड पे पड़ा। सो दिस इज अनदर चैलेंज। सो इन सभी चीजों को लेके इंटरनेशनल में ट्रेड वॉर प्लस rise of protectionism. So many countries have created a border restricting trade in the form of protectionism, that is संरक्षणवाद। एंड रिसेंटली हमने एक आर्टिकल भी कवर किया था दैट न्यू प्रोटेक्शनिज्म इज हैपनिंग। ये सर क्या है कि आप प्रोटेक्शनिज्म का जो पॉलिसी है उसको नए तरीके से अडॉप्ट कर रहे हो। यू आर सेइंग कि यस वी आर डूइंग फॉर सम नोबल कॉज, जैसे यूरोपियन यूनियन का जो कार्बन बॉर्डर टैक्स है, दैट इज कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, CBAM। दिस इज व्हाट न्यू प्रोटेक्शनिज्म। सो ऐसा सिचुएशन में your demand is declining. Second point, let's get to the second point, skill gap in the workforce. So we talked about we are going to create, हम मेक इन इंडिया प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, बट मेक इन इंडिया प्रोग्राम तभी सक्सेसफुल हो पाएगा जब आपके पास जो स्किल फोर्स है आपकी, जो इंडस्ट्री की डिमांड्स को फुलफिल कर पाए। इंडस्ट्री जिस तरह प्रोडक्ट को लाना चाह रही है, आपके पास जो मैन पावर है, मैन पावर का स्किल हो, बट एज पर वन एस्टीमेट we have just 2.3% of our labor force, skilled labor force. Way below than China. So in such situation what is going to happen कि अगर इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आर गोइंग टू स्टार्ट, तो या तो वो लो इंड सेगमेंट होगा। लो इंड सेगमेंट मतलब जहां बहुत ज़्यादा स्किल की जरूरत नहीं है, या फिर हाई स्किल वाले इंडस्ट्री स्टार्ट ही नहीं हो पाएंगे। दे विल अगेन गो फॉर ऑटोमेशन, चूंकि आप स्किल लेबर फोर्स नहीं दे पाओगे, सो दे विल ट्राई टू गो फॉर ऑल्टरनेटिव, एंड दैट ऑल्टरनेटिव इज व्हाट ऑलरेडी इज बीइंग प्रोवाइडेड, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ऑटोमेशन, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, सो ऑल दिस थिंग्स। सो ये अगेन क्रिएटिंग चैलेंज। और हम बहुत ज़्यादा ऑटोमेशन को प्रमोट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी वी आर हैविंग ह्यूज पॉपुलेशन, और बहुत ज़्यादा ऑटोमेशन प्रमोट किया। अगेन जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का की स्ट्रैटेजिक एडवांटेज है, दैट इज
employment elasticity, that will be lost. Now coming to third point, infrastructure deficiency. So without very strong connectivity, without having very strong connectivity, we can't promote a robust manufacturing sector. For example, suppose there is one industry placed here in the region of Chhattisgarh and Odisha, और ये अपना मैंगलोर पोर्ट से दे आर इम्पोर्टिंग रॉ मटेरियल, and that to reach that raw material from Mangalore port to here, they need a very strong effective mechanism to transport. अब चूंकि आप रेलवे से कर नहीं सकते हो क्योंकि रेलवे इज ऑलरेडी ओवरस्ट्रेच्ड, ओवरबर्डन, ओवरस्ट्रेच्ड, एंड जो एवरेज स्पीड बहुत कम है, फ्रेट मूवमेंट का स्पीड एवरेज इंडियन रेलवे का बहुत कम है. सो आप जाओगे रोडवेज पे, and roadways पे what happened, the cost is very high, 4 rupees per kg per kilometer. So this is creating a challenge. एक तो आपका रोडवेज मंगा से तो कॉस्ट भी कम हाई, आपका जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट है प्लस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिलके जो आपका इनपुट कॉस्ट है वो ज़्यादा हो जाएगा. और सपोज आपको ये एक्सपोर्ट भी करना है इसी पोर्ट से, देन अगेन डबल आपका कॉस्ट बढ़ा एंड आपके गुड्स इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिव नहीं रहेंगे. सो वी नीड टू क्रिएट स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस एनर्जी सप्लाई, मतलब हाई एंड कमर्शियल पावर सप्लाई शुड बी गिवन सो दैट किसी को ये नहीं सोचना पड़े कि यार हमें एनर्जी के लिए वी नीड टू सेट अप आवर ओन स्मॉल प्लांट. सो दिस इज द थर्ड पॉइंट, इंफ्रास्ट्रक्चर वी नीड टू फोकस. यहाँ पे बॉटल नेक है अभी. फर्दर मूविंग, वी हैव अ कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी एनवायरमेंट. मतलब इफ यू वांट टू क्रिएट अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जहाँ से हमें क्लियरेंस लेने की जरूरत है. सेंट्रल गवर्नमेंट, देन स्टेट गवर्नमेंट, देन एनजीटी. सो दे ऑल के बाद, सो दिस रेगुलेटरी मैकेनिज्म आर प्रोहिबिटिव इन नेचर. ये आपको डिमोटिवेट करते हैं. सो यू कैन यूज अ वर्ड दैट वर्ड वाज यूज्ड इन इकोनॉमिक सर्वे, दैट वर्ड वाज रेगुलेटरी कोलेस्ट्रोल. So regulatory cholesterol in Indian economy. और जितना रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी मैकेनिज्म को बढ़ाएंगे, सो इट इज गोइंग टू क्रिएट बर्डन ऑफ रेगुलेटरी कंप्लायंस. सो आपका योर फोकस इज मोर डाइवर्टेड ऑन कंप्लायंस रादर देन ऑन ग्रोथ और प्लानिंग. So this is the fourth point, and fifth point is very important. We lack overall, our state government as well as our central government lack a strategic planning. For example, we had when Modi government came in power 2014, they rigorously they promoted solar energy. मोदी गवर्नमेंट आने के बाद सोलर एनर्जी हर जगह प्रमोट हुआ. इनफैक्ट वी क्रिएटेड इंटरनेशनल सोलर अलायंस. हमने इंडिया में बहुत सिग्निफिकेंट ऑलमोस्ट 10 टाइम्स क्या ज़्यादा हमने सोलर एनर्जी का कैपेसिटी भी विकसित किया है. एंड उस चीज़ को विकसित करने के लिए हमने बहुत सारे मेगा सोलर पार्क्स क्रिएट किए. सो बट एक देखो यहाँ पे क्या स्ट्रैटेजिक प्लानिंग की कमी है कि टू क्रिएट सच अ बिग ऑन such a that level पे solar capacity और mega solar park, we need to have such a strong modules. जो फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल्स होते हैं, उन मॉड्यूल्स जिनके थ्रू आपके सोलर ऊर्जा को प्रोड्यूस किया जाता है, हमें उनको इंस्टॉल करने की ज़रूरत है. और हम जब जान रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी में इतनी बड़ी डिमांड आने वाली है, ये गवर्नमेंट खुद डिमांड लेके आने वाली है, तो हमें साथ में
parallelly we also need to develop a strong manufacturing sector for photovoltaic modules. अब सिचुएशन ये है अभी कि प्रेजेंटली ऑलमोस्ट हमारे फोटोवोल्टेक मॉड्यूल्स आर इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना. सो वी लॉस्ट एन अपॉर्चुनिटी. वी लॉस्ट एन अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग हब फॉर फोटोवोल्टाइक्स मॉड्यूल्स के मैन्युफैक्चरिंग का. सिर्फ इंडिया में ही नहीं इसका कंजप्शन था, बिकॉज हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस के फाउंडर हैं और हमारे बहुत अच्छे कनेक्शंस हैं, हमारे जो गुडविल्स हैं विथ अफ्रीकन कंट्रीज, दैट इज वेरी गुड. सो हम ये वहाँ पे वी कुड हैव एक्सपोर्टेड. सो हेयर वी लैग्ड. दिस स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कैन ऑल्सो बी सेड पॉलिसी मायोपिया. There are two types of term related to policy. एक तो पॉलिसी पैरालिसिस, जब आप कोई एक्शन नहीं ले तो आप बस बैठे रहते हैं कि फियर में कि क्या पता अच्छा होगा नहीं हो. दैट इज कॉल्ड पॉलिसी पैरालिसिस. एंड दिस इज द टिपिकल केस ऑफ पॉलिसी मायोपिया. दिस इज अ टिपिकल केस ऑफ पॉलिसी मायोपिया. And last, government support. Government support is not very conducive. कई बार इंडस्ट्री और गवर्नमेंट के बीच में कम्युनिकेशन गैप रहता है. बिकॉज दैट कम्युनिकेशन गैप इट क्रिएट सिचुएशन ऑफ ट्रस्ट डेफिसिट. Also, because apart from communication gap, also policy uncertainty is also there. So all these things are not doing well for the manufacturing sector. These are the challenges. Further moving, कि जो मोदी गवर्नमेंट what it did, जो इन्होंने मेजर चीजें की, उसमें सबसे पहला मेक इन इंडिया प्रोग्राम. दैट रियली इनिशियल फेज में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं दिया, लेकिन स्लोली जो सेकंड फेज है, सेकंड टर्म में जब व्हेन दे ब्रॉट PLI एंड आत्मनिर्भर भारत, सो धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टेड पिकिंग अप. बट ये मेक इन इंडिया रिमेन मेयर अ स्लोगन देन एक्चुअली ऑन द कॉन्क्रीट थिंग ऑन द ग्राउंड. फर्दर PLI scheme, production linked incentive scheme, it is doing good. It is doing well. In fact, it has incentivized many small manufacturing sectors, industry. Infrastructure development, yeah, इस पे मोदी government literally has done well. Like they have promoted Sagarmala activity scheme, जहाँ port led development plus port modernization. There are 4 pillars of Sagarmala, and 2 is port led development, port led modernization, port led industrialization, and coastal development. Plus, apart from Sagarmala, they have also DFC, dedicated freight corridor. All that was conceived in 2005, but it has been expedited in the recent years. Further, national waterways. And for road, they have Bharatmala. So on this segment, I would say, yeah, it has done well. Further, financial complexity को reduce करने के लिए they have brought GST. GST was introduced on 1st of July 2017. And जो GST सबसे बढ़िया काम किया, it integrated the fragmented market of India. And also, it removed the cascading tax effects. No, tax on tax. जो previous regime थी taxation की, उसको जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो था cascading effect. तो cascading effect को भी इन्होंने हटाया. So these are some of the changes brought by the government. Also, ease of doing business पे इनकी ranking continuously improved. So
इन सभी चेंजेस के बावजूद अभी भी वी आर नॉट इन वेरी गुड पोजिशन. वी कैन, जो आपके इस डेटा के साथ यू कैन इजिली सी, स्टिल वी आर ऑन 17% ओनली, एंड योर टारगेट इज रीचिंग 25% ऑफ GDP by 2025. सो व्हाट ऑल नीड टू बी डन. अच्छा हाँ, जो भी हमारे ग्लोबल चैलेंजेस हैं, देखो इसके बारे में बात कर लेते हैं कि जो US चाइना ट्रेड टेंशन था, इसको मैंने पहले ही बताया, ठीक है. देन कोविड-19 पैंडमिक इम्पैक्ट, ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्ट हुआ, ठीक है. एंड जियो पॉलिटिकल टेंशन, अभी के रिसेंट टाइम पे यू आर सीइंग रशिया यूक्रेन वार, देन इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट, एंड रिसेंटली पूरा मिडिल ईस्ट गर्म हो चुका है. एनी टाइम एनीथिंग हैपन. ईरान ने भी अटैक किया वापस 14 अप्रैल को. 1 अप्रैल को इजराइल अटैक ईरान से कॉन्सुलेट इन डेमास्कस. सो अगेन मिडिल ईस्ट मिड सिचुएशन इज नॉट वेरी गुड. सो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन. और इसके अलावा देयर इज वन मोर ग्रोइंग फेनोमेना, दैट इज जियो इकोनॉमिक फ्रैगमेंटेशन. जियो इकोनॉमिक फ्रैगमेंटेशन. What happened? What is that mean? It means कि in the recent time when we formed WTO in 1995 after GATT, so हमारा पर्पस ये था कि हम एक ग्लोबल ट्रेड ऑर्डर सेटअप करेंगे जहाँ पे रूल बेस्ड ट्रेड होगा और पूरे वैश्विक स्तर पे ट्रेड विल बी डन. हर कंट्री दूसरे कंट्री के साथ में इक्वल एंड फेयर ट्रीटमेंट करेगी. बट स्लोली WTO का जो इम्पैक्ट है, दैट इम्पैक्ट इज कमिंग डाउन. WTO इज बिकमिंग मोर, WTO को डिसफंक्शनल करने की कोशिश की जा रही है. एंड बिकॉज ऑफ दैट सो मेनी स्मॉल ट्रेडिंग ब्लॉक, के रीजनल ट्रेडिंग ब्लॉक्स आर इमर्जिंग, लाइक RCEP, TTIP. सो व्हाट ऑल दिस सजेस्ट कि जो अपना ओवरऑल WTO का था कि ट्रेड रूल बेस्ड ट्रेड होगा वैश्विक स्तर पे सारे देशों के बीच में, दैट वो वैल्यूज का सब कहीं ना कहीं नीचे आ रहा है. एंड वी आर फोकसिंग मोर ऑन आइसोलेशन, ज्योग्राफिकल पॉकेट्स में टू डू ट्रेड. दिस इज कॉल्ड जियो इकोनॉमिक फ्रैगमेंटेशन. और जितना ज़्यादा आपका फ्रैगमेंटेशन होगा, दैट इज नॉट वेरी गुड फॉर द ग्लोबल ट्रेड. मोर द फ्रैगमेंटेशन, मोर इट क्रिएट्स artificial borders. Further, we are also seeing rise of neo-protectionism. So all these things are going to be a global challenge. These are our domestic challenges. We talked. इसमें एक पॉइंट इसमें हमने डिस्कस इंटरनेशनल वाला. फर्दर ये अपना ओवरऑल जो इंटरनेशनल ग्लोबल लेवल पे ये सारे चैलेंजेस हैं. सो व्हाट वी नीड टू डन, वे फॉरवर्ड, सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज हैं, इसको जितना जल्दी हो सके इसको सॉल्व करें. इफ यू डोंट हैव फंड, गो फॉर PPP मोड. एक्सप्लोर ऑल द पॉसिबिलिटी. फंड वर्ल्ड बैंक वगैरह से आप लोन उठाएं, AIIB से आप लोन उठाएं, इसको प्रायोरिटाइज करें. प्रमोट इनोवेशन. हम कब तक लो इन सेगमेंट में काम करते रहेंगे? अभी भी हमारे यहाँ से कुछ भी हमें इंपोर्ट करने के लिए कोई भी हाई एंड, वी नीड टू इंपोर्ट फ्रॉम अदर कंट्री, डेवलप कंट्री. सो वी नीड टू प्रमोट इनोवेशन. इसका बेनिफिट देखने को मिला है कि रिसेंटली गवर्नमेंट फोकस ऑन और डिफेंस सेगमेंट, डिफेंस सेक्टर. एंड द डिफेंस सेक्टर में इनोवेशन R&D के फायदा ये मिला कि वी आर एबल टू इंक्रीज आवर एक्सपोर्ट्स ऑफ डिफेंस गुड. जो एक टाइम पे हम बहुत बड़े, अभी भी डिफेंस गुड्स, डिफेंस प्रोडक्ट के हम बहुत बड़े इंपोर्टर हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वी आर ऑल्सो राइजिंग एज एक्सपोर्टर. थर्ड, वी शुड स्ट्रीमलाइन रेगुलेशंस. स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, अलग अलग जो इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं, उन सभी को रेगुलेशंस को स्ट्रीमलाइन करो. सिंगल विंडो क्लियरेंस का कॉन्सेप्ट लेके आओ. सिंगल विंडो क्लियरेंस. फर्दर, वी नीड टू इंटीग्रेट आवरसेल्फ विथ ग्लोबल सप्लाई चेन, ग्लोबल वैल्यू चेन. मतलब डोंट थिंक, अभी स्टार्टिंग में हमें ये सोचने की जरूरत नहीं कि हम बिल्कुल हाई इन प्रोडक्ट बना के ही हम ग्लोबल वैल्यू चेन में इंटीग्रेट कर सकते हैं. सपोज एक गुड है जिसको बनाने के लिए बहुत तरह के प्रोडक्ट लगते हैं,
जैसे फॉर एग्जांपल कार, एटलीस्ट हम कार का टायर्स तो बना सकते हैं ना, हम कार का जो स्टील बॉडी वो तो बना सकते हैं ना, जो सॉफ्टवेयर इसके पीछे सॉफ्टवेयर है, दैट सॉफ्टवेयर वी कैन डेवलप। जैसे हम कार का सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, ऑलरेडी हमारे पास ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वेल डेवलप्ड है। यू कैन जस्ट थिंक अबाउट हार्डवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर, इलेक्ट्रॉनिक चिप्स, इसमें अभी हमारे पास बहुत इश्यूज हैं। मैंने बताया था इलेक्ट्रॉनिक चिप्स कैसे बनाते हैं, तो डिज़ाइनिंग में वी आर वेरी गुड बट मैन्युफैक्चरिंग में बहुत पुअर हैं। एटलीस्ट जो सिलिकॉन वेपर्स हैं वहाँ से शुरुआत करें। ठीक है, अभी हम पूरा नहीं बना सकते बट सिलिकॉन वेपर्स तो स्टार्ट करें। सो वी नीड टू इंटीग्रेट आवरसेल्फ ग्लोबली एंड मेक आवरसेल्फ, और ग्लोबल का फायदा ये भी होगा दैट विल पुट प्रेशर ऑन आवर इंडस्ट्री टू बिकम मोर कॉम्पिटिटिव, सो दे विल रिड्यूस देयर प्राइस कॉस्ट। फर्दर स्किल, इसके बिना सर कुछ नहीं होने वाला है। डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसके दम पे आप इतना कूद रहे हो कि हम विश्व की दूसरी अर्थ बड़ी व्यवस्था बनने वाले हैं, दैट इज गोइंग टू बिकम टर्न इनटू डेमोग्राफिक डिजास्टर। ये एसेट नहीं, आपके ऊपर से लायबिलिटी बन जाएंगे। और फर्दर वर्कफोर्स एम्पावरमेंट की जरूरत, मतलब आपको सर आपके यहाँ की मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, आपके सर यहाँ की स्किल पॉलिसी और एजुकेशन पॉलिसी, इन तीनों को कन्वर्जेंस में लाने की ज़रूरत है। जब तक ये तीनों कन्वर्जेंस में नहीं आएंगे तब तक आपके यहाँ स्किल शॉर्टेज, स्किल मिसमैच का इशू आते रहेगा। सो दिस इज व्हाट ओवरऑल आउटलुक एंड दिस इज होलिस्टिकली वी हैव कवर्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इसमें सिर्फ हमने एमएसएमई को बहुत माइन्यूटली कवर नहीं किया, बिकॉज एमएसएमई इज इंडिपेंडेंट सेपरेट टॉपिक, और एमएसएमई इज द बैकबोन ऑफ इंडिया's मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, so that will develop or discuss in some other article. So this is the first article. Let's move to second article about EVM वीवीपैट एंड सुप्रीम कोर्ट से संबंधित। हुआ क्या कि अपोजिशन पार्टीज वेंट टू सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाकर उन्होंने बोला कि ईवीएम के अगेंस्ट दे हैव रेज सस्पिशन। एंड ऑल्सो ये मैंने कल के आर्टिकल में डिस्कस किया था कि ईवीएम के हर वोट को दे आर डिमांडिंग उस ईवीएम के वोट को वीवीपैट के साथ मैच कराया जाए। सो सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। खारिज करते हुए बोला कि देयर इज नो नीड, आप 100% पेपर ट्रेल को ईवीएम के साथ मैच कराओ। सो अभी हम इशू समझेंगे, उससे पहले लेट्स सी द बैकग्राउंड। ये बैकग्राउंड वही कि सुप्रीम कोर्ट के पास मुद्दा गया कि 100% पेपर ट्रेल को मैच कराया जाए आपके ईवीएम मशीन के साथ में। एंड सुप्रीम कोर्ट ने सुना, सुप्रीम कोर्ट ने सुनने के बाद सेड कि नो, देयर इज नो नीड टू, एक सैंपल साइज ले लो आप, और सैंपल साइज के बेसिस पे ही वेरिफिकेशन होगा। और इन केस किसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी, किसी पर्टिकुलर रीजन में अगर मैच नहीं कर रहा, कोई एक भी पेपर ट्रेल आपकी ईवीएम काउंट से मैच नहीं कर रहा है, सो वी नीड टू मैच 100%। ठीक है, सो लेट्स सी एक बार ईवीएम का कैसे कैसे हमारे यहाँ वोटिंग प्रोसेस इवॉल्व हुआ। सो 1952 से 57 तक व्हाट वी हैड, हमारे यहाँ बिल्कुल एक सेपरेट बॉक्स था। हर कैंडिडेट के लिए हम सेपरेट बॉक्स यूज किया करते थे। ठीक है, फिर थर्ड इलेक्शन ऑनवर्ड बैलेट पेपर वी स्टार्टेड यूजिंग विथ कैंडिडेट्स नेम्स आर सिंबल इंट्रोड्यूस, कैंडिडेट नेम एंड सिंबल वाज इंट्रोड्यूस। एंड 1982 में पहली बार वी यूज्ड ईवीएम ऑन ट्रायल बेसिस केरला में, परव्वुर में we introduce, I think it's for Kerala Assembly election in 1982 we introduced EVM in Paravur. Finally in 2001 में EVMs deployed असेंबली इलेक्शन में तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी एंड वेस्ट बंगाल, ये 4 स्टेट्स में। एंड फाइनली 2004 वाले इलेक्शन में वे इंट्रोड्यूस ईवीएम ऑल 43 लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी। एंड 2019 में हमने सारे ईवीएम को 100% वीवीपैट से बैकिंग दिया। वीवीपैट मतलब वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल।
ठीक है, ये कुछ कुछ इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस है जहाँ पे बहुत जगह आपको ईवीएम्स को यूज़ नहीं किया था, बहुत जगह ईवीएम की यूज़ को दे हैव डिसकंटिन्यूड। सो व्हाट हैपेंड, क्या ईवीएम मशीन को यूज़ करने से हमारे इलेक्टोरल वोटिंग मशीनरी, इलेक्टोरल बिहेवियर पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है? तो लिटरली देखो, बहुत सारे रूरल एरियाज थे, जैसे रूरल एरियाज जहाँ पे वी वर हैविंग बूथ कैप्चर का इशू। सो लिटरली ईवीएम मशीन में ये चीज़ का हमने इशू रिजॉल्व किया। बहुत सारे वोट्स ऐसे होते थे जहाँ पे मल्टीपल वोट्स, कोई कैंडिडेट एक बैलेट पेपर पे 2-3 मार्क कर दिया करता था, चलो भाई सबको खुश कर देते हैं, सो वो सारे वोट्स इनवैलिड हो जाया करते थे। वैसे वोट्स के नंबर के उसको भी एलिमिनेट किया। इको फ्रेंडली भी, बिकॉज हम पेपर कम से कम यूज़ कर रहे हैं, और पेपर का प्रोडक्शन मेनली आपके ट्रीज और फॉरेस्ट प्रोड्यूस से होता है। सो हमारा इको फुटप्रिंट अपना हमारा कम हो रहा है। हमारे इलेक्शन का जो इको फुटप्रिंट है, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, दैट इज सिग्निफिकेंटली केम डाउन। प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के लिए बहुत आसान है इलेक्शन कंडक्ट करना, प्लस काउंटिंग, एंड दिस काउंटिंग विल बी फास्टर, एरर फ्री काउंटिंग, ठीक है। अब प्लस इनहेंट सिक्योरिटी मेजर्स, आप एक बार वंस वोटिंग डन यू कैन लॉक द ईवीएम। सो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि अगर अनलेस कोई ईवीएम को टेम्पर ना करे, कोई इसमें ह्यूमन बायसनेस ना हो, तो ईवीएम में एज सच कोई इशू नहीं है, सुप्रीम कोर्ट सेड इन यस्टरडेज जजमेंट। और यहाँ पे लोगों का क्या है, पार्टीज का सबसे पहला, जिन लोगों ईवीएम के अगेंस्ट में जिन्होंने अपने सस्पिशन को रेज किया, व्हाट्स फर्स्ट इज दैट कि सर ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में चांसेस है उसको हैक किया जा सकता है। सो हैकिंग इज द फर्स्ट कंसर्न। सेकेंड कंसर्न सैम्पल साइज। सैम्पल साइज क्या होता है सर, कि मान लो ये आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में कुल 1 लाख वोट पड़े, सो 2 से 3 हज़ार पेपर ट्रेल वीवीपैट को वी मैच विद द ईवीएम मशीन, देखते हैं कि हाँ अगर एक भी सब सारे के सारे सही हैं तो वी एज्यूम कि ये 1 लाख वोट सारे के सारे सही पड़े हैं। अब यहाँ पोजीशन पार्टी कहने कि नहीं सर एक का नहीं सबका मैच करवाओ। सो सुप्रीम कोर्ट सेड नो, इट्स नॉट फिजिबल ऑल्सो, एंड सैम्पल साइज का कोई इशू नहीं है। सेकेंड एंड थर्ड ये होता है कि वी नो एग्जैक्टली कि ये ईवीएम मशीन कहाँ से आ रहा है। पहले वाले केस में सर क्या होता था कि अलग अलग बैलेट बॉक्स आए, बैलेट बॉक्स के सारे वोट को एक जगह आपने गिरा दिया, देन काउंटिंग स्टार्टेड। सो हमें ये पता नहीं चल पाता था किस पोलिंग बूथ का वोटिंग कैसा है, और वी एग्जैक्टली नो वहाँ का वोटिंग बिहेवियर कैसा है। बट ईवीएम मशीन वी एग्जैक्टली नो कि ये ईवीएम मशीन किस पर्टिकुलर पोलिंग बूथ से आ रहा है, और इसमें से काउंटिंग के थ्रू वी कैन एग्जैक्टली नो कि अच्छा यहाँ पे इस पर्टिकुलर पार्टी के मेंबर को अधिक वोट दिया गया, और ये अगर रूलिंग पार्टी के फेवर में नहीं है, जो वहाँ से कैंडिडेट जीता उसके फेवर में नहीं है, तो चांसेस है कि वो जीतने के बाद इन एरियाज़ के साथ डिस्क्रिमिनेशन करे। सो ये बूथ वाइज पोलिंग बिहेवियर कैन बी आइडेंटिफाइड लीडिंग टू प्रोफाइलिंग एंड इंटिमिडेशन, ठीक है। फर्दर मूविंग, सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में इट गेव ए वेरी गुड जजमेंट इन सुब्रमण्यम स्वामी केस। In that particular case is said कि पेपर ट्रेल की हमें जरूरत है, वही वीवीपैट। इट सेड ईवीएम मशीन में वोटिंग करने के बाद जो कैंडिडेट जो आपका वोटर है, वोटर शुड गेट ए पर्ची। इसको पर्ची मिले, इस पर्ची पे किसने किस कैंडिडेट को वोट दिया वो उस पर लिखा हुआ होना चाहिए। सो 2013 में ये बात चली पेपर ट्रेल के बारे में। फाइनली 2019 में इलेक्शन कमीशन इनकॉर्पोरेटेड दिस मैकेनिज्म, एंड जितने भी ईवीएम से ऑल द ईवीएम्स वर 100% बैक्ड बाय योर पेपर ट्रेल वीवीपैट। फर्दर मूविंग, हम और क्या कर सकते हैं अपने यहाँ के पोल इंटीग्रिटी को इम्प्रूव करने के लिए? क्या कर सकते हैं? सबसे पहले सर कि 100% ईवीएम का मैच करने की जरूरत नहीं है, 100% पेपर ट्रेल को ईवीएम के साथ मैच करने की जरूरत नहीं, बिकॉज इट वुड बी अनसाइंटिफिक एंड कम्बसम।
सैंपल फॉर मैचिंग ईवीएम काउंट इन वीवीपैट स्लिप शुड बी डिसाइडेड इन अ साइंटिफिक मैनर। इसके लिए आप स्टैटिस्टिक डेटा का यूज कर सकते हैं कि कितना पे करने से हमारा एरर फ्री रहेगा, सो दैट कैन बी यूज्ड। और इन केस अगर एक सिंगल एरर भी आता है तो आप सारे के सारे 100% आप मैच कराओ। थर्ड, वी कैन यूज टोटलाइजर। टोटलाइजर क्या है कि हम अलग अलग पोलिंग बूथ से जो हमारे पास ईवीएम मशीन्स आ रहे हैं उन सारे ईवीएम मशीन को हम एक टोटलाइजर के साथ कनेक्ट कर देंगे और हम टोटलाइजर में एग्रीगेट डेटा देखेंगे कि हाँ किन किन पार्टी से कितना कितना वोट पर। फ़ायदा क्या होगा कि हम एग्जैक्टली एक पर्टिकुलर पोलिंग बूथ पे कैसा वोटिंग बिहेवियर उसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो जो हमारा वो था कि इसका इम्पैक्ट पड़ेगा इंटिमिडेशन, प्रोफाइलिंग, तो वो उसकी संभावना कम हो जाएगी। और ये जो अपन सैम्पलिंग के लिए जो वीवीपैट का सैम्पलिंग वगैरह अपन जो यूज़ करेंगे, जो कितना पेपर ट्रेल के लिए पर्ची के लिए अपने को किस नंबर पे चाहिए, कितना चाहिए, दैट शुड बी डिसाइडेड वेरी वेरी साइंटिफिकली। मतलब अपने पास बेसिकली इट्स अ टॉपिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी के आधार पे सैंपल साइज डिसाइड होता है। तो अपने को सैंपल साइज डिसाइड करता है तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो सैंपल साइज कितना हो, क्योंकि जिस लेवल पे वोटिंग हो रही है, जिस लेवल पे पर्टिकुलर क्षेत्र में वोटिंग हुई है, तो उसके हिसाब से उस सैंपल साइज कितना हो कि हमारा एरर मिनिमम हो जाए। दैट विल बी डिसाइडेड बाय योर साइंटिफिक मैनर में। जो स्टैटिस्टिशियन होते हैं दे विल डिसाइड। दिस इज व्हाट योर आर्टिकल इज कंक्लूजन इज दैट कि की टेक अवेज। सबसे पहला, इन डेमोक्रेसी इलेक्शन इज द ओनली मैकेनिज्म थ्रू विच रिप्रेजेंटेशन इज मेड, because we are not in a direct democracy, we are in representative democracy, ठीक है। so that election should be free and fair as। और एक जो नागरिक है, एक नागरिक should comprehend the election process, इलेक्शन प्रोसेस को समझ पाए, and there should be accountable election process। और एक सिटीजन should always be able to verify कि वो किसको कहाँ वोट किया है, ठीक है। तो सजेस्टिव मेजर्स जो भी हमने बात किया, दैट ऑल शुड बी इम्प्लीमेंटेड सो दैट इट क्रिएट्स अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन, अकाउंटेबल इलेक्शन। सो दिस इज द आर्टिकल, लेट्स मूव फर्दर। दिस इज अबाउट इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। दिस कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट क्या है? ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो हमारे यहाँ पे प्राइस राइज, इन्फ्लेशन बेसिकली, इन्फ्लेशन मीनिंग राइज इन प्राइस of goods or services, ठीक है। एंड दिस राइज इन प्राइस आपके इकोनॉमिक फैक्टर के कारण ना हो, रादर वैश्विक स्तर पे आप जो इंपोर्ट कर रहे हैं चीजों को इनपुट कॉस्ट के लिए या फिर अदर चीजों के लिए, वो प्राइस राइज कर रहा हो। और वो प्राइस राइज दो कारण से हो सकता है। ये आपकी अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी, और अपनी इकोनॉमी में चीज़ों को इंपोर्ट कर रहे हैं और इन इंपोर्ट की चीज़ों को आप अपनी इकोनॉमी में इनपुट गुड्स की तरह यूज़ कर रहे हैं। सो अगर इनका प्राइस बढ़ेगा तो ओवरऑल आपके यहाँ पे चीज़ें आ रही हैं इनका भी प्राइस बढ़ेगा, जिनको आप जिन में इनको आप जो इनपुट यूज़ कर रहे हैं। और ये प्राइस दो केसेस में बढ़ सकता है। फर्स्ट, जिस क्वांटिटी को आप सर इंपोर्ट कर रहे हैं उसका प्राइस में इजाफा आ जाए, एंड दूसरा सेकंड, इट क्रिएट्स एंड सेकेंड, आपका जो करेंसी एक्सचेंज रेट है, जब वो करेंसी एक्सचेंज रेट है उसमें आपका बदलाव आ जाए। जब करेंसी एक्सचेंज रेट उसमें बदलाव आ जाए, मतलब आपकी जो रुपी है, आपकी जो करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी, वो डोमेस्टिक करेंसी आपकी डेप्रिशिएट कर जाए, तो हो सकता है आपको सेम अमाउंट के गुड्स को खरीदने के लिए आपको ज़्यादा रुपया खर्चा करना पड़े। So in this two way
योर इन्फ्लेशन, आपकी जो इंपोर्ट का वैल्यू, दैट वैल्यू विल इंक्रीज एंड इट विल क्रिएट राइज इन प्राइस. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन. ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, जिसपे आपका हिंदू का एक प्रॉपर एक आर्टिकल हैज कम. सो दिस इज व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल दिस थिंग्स बारे में. एंड देयर इज वन पर्सन कॉल्ड गोपी थोटाकुरा, जो अभी स्पेस में जा रहे हैं, स्पेस टूरिज्म के लिए. और ये जा रहे हैं किस कंपनी की तरफ से? ब्लू ओरिजिन. ब्लू ओरिजिन सर एक कंपनी है आपकी, अमेजन के ऑनर, अमेजन के ऑनर जॉब बेजोस की. ठीक है, सो उसके थ्रू एंड दिस विल लीड टू सब ऑर्बिटल टूरिज्म. सब ऑर्बिटल टूरिज्म सर वो होता है 100 किलोमीटर अबव योर हेड इज योर, यहाँ से माना जाता है कि यहाँ से स्पेस शुरू हो जाता है और इसके नीचे इज योर एटमॉस्फेयर. सो इस लाइन के पार तक पहुँचाएगी आपको टूरिज्म वाली सर्विस, एंड दिस इज कॉल्ड सब ऑर्बिटल. और ऑर्बिटल टूरिज्म 400 किलोमीटर किसके ऊपर भी आप यहाँ से यू विल रीच टू 400 किलोमीटर, तो दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल. ठीक है, सो NS-25 जिस पे ये जा रहे हैं अपने, द पर्सन नेम गोपी, दैट इज अ सब ऑर्बिटल मिशन. इसके पहले भी जो इलॉन मस्क की स्पेस एक्स है, ही हैज ऑलरेडी ऑफर्ड स्पेस टूरिज्म. फॉर दैट दे वेंट टू ऑर्बिटल, मतलब उसके ऊपर वाले रेंज में. स्पेस टूरिज्म में से इंडस्ट्री के हाई पोटेंशियल है डेवलप होने के. फॉर एग्जांपल अभी इसकी मार्केट वैल्यू लगभग $850 मिलियन है, बट चांसेस आर वेरी वेरी हाई कि अगले आने वाले 8-10 साल में इट विल रीच टू $28,000 मिलियन. सो इट्स अ वेरी गुड प्रोग्रेस, बट चांसेस हैं कि ये इट कैन क्रिएट सो मेनी इश्यूज लाइक इंक्रीजिंग फुटप्रिंट इन स्पेस, डेब्रिस का इशू, इन्वायरमेंटल इशू, बिकॉज जो भी हम ना लॉन्च व्हीकल्स वगैरह यूज़ करते हैं वो बहुत हाई फ्यूल कंज्यूम करते हैं, उसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट बहुत हाई होता है. सो ये सारी चीज़ें याद रखेंगे कि, और ये राकेश शर्मा के बाद दूसरे भारतीय हैं स्पेस में जाने वाले. सो प्लीज़ कीप रिमेंबर ऑल दिस फैक्ट्स. एंड द लास्ट इज कि फिश स्पीशीज लक्षद्वीप आइलैंड के आसपास में पाया गया है. दे यूज टूल्स दिस फिश स्पीसीज यूटिलाइजेज लीव और डेड कोरल स्ट्रक्चर. कोरल क्या है? बोनी स्ट्रक्चर होते हैं. इनके बोनी स्ट्रक्चर को ये यूज करते हैं टू ब्रेक द हार्ड सेल ऑफ सी urchins and access the edible bits inside. उनके अंदर जो ब्रेक करके अंदर जो खाने वाला पार्ट होता है which they access. सो ये टूल यूजिंग फिशेस हैं. इनका रिसेंटली डिस्कवर हुआ है. द हिंदू ने पूरा एक पेज में इस आर्टिकल को कवर किया है. एंड उनका नाम यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है, जेनेसिस वासी, अनडाउंटेड वासी एंड द मून वैसी. सॉरी इट्स रैसी, जेनेसिन रैसी, अनडाउंटेड रैसी एंड मून रैसीज. सो बस इसका आप ये देख लेंगे कहाँ खोज हुई थी, क्या लोकेशन था. ठीक है, उनका नाम दिमाग बस देख ले, याद नहीं करना, देख लेना है. और किस प्रॉपर्टीज़ के लिए फेमस थे. रस्ट इनका आपके बारे में थोड़ा बहुत 4-5 पॉइंट्स में आई हैव कवर्ड इन द THS. ठीक है, सो जो लोग भी रेगुलर देख रहे हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट कि आप ये सारे के सारे आर्टिकल का जो हमने डिस्कस किया, यू कैन गेट इट्स समरी. यू कैन गेट a 2-page समरी कंसिडरिंग ऑल द पॉइंट्स जितने उन्होंने डिस्कस किया. सो आपको कुछ नोट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट यू कीप इट. और जितना आपके पास क्रिस्प नोट्स होगा इट विल हेल्प यू इन द कंसोलिडेशन. सो फर्स्ट पार्ट इज दैट. सेकंड पार्ट में आप देख रहे हैं कितने छोटे वे में किया है हमने. और प्रीलिम्स बूस्टर सेक्शन में हम बहुत छोटे में हम उस पर्टिकुलर न्यूज़ को कवर करते हैं. सो हू एवर इज वॉचिंग, सो डोंट मेक नोट्स,
just go on our website or our Telegram group and just download these notes. And these notes are more than sufficient for our any examination, BPSC or either UPSC. ठीक है, so thank you all. Let's meet tomorrow.